हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं 2.6 खनिज। इसमें हम पढ़ेंगे खनिज, उनके प्रकार, वितरण और उनका महत्व, या इसके अलावा उनको संरक्षण हम किस प्रकार दे सकते हैं या किस प्रकार उनको संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले खनिज क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद साथ साथ खनिज कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में उनको बांटा जा सकता है ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इनके आगे की डिटेल, इनका वितरण मतलब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, इनका महत्व क्या है और किस तरीके से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं ताकि आगे निकट भविष्य में हम इनका उपयोग कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खनिज। तो धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। तो जो हमारी भूमि होती है, धरती होती है, उसके नीचे बहुत ही गहराई तक खोदकर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, खनिज पदार्थ कहेंगे। कहीं कहीं ये पदार्थ भूमि के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं। प्रकृति ने खनिज पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे इकट्ठा किया है। अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, इसके नीचे अगर हम लोग बहुत अधिक लंबाई या गहराई तक अगर हम खुदाई वगैरह करें तो इसमें हमें नीचे खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। आधुनिक औद्योगिक उन्नति का आधार जो है खनिज पदार्थ ही है। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते जहाज, ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सिक्के और हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जितनी भी धातुएं हैं वे सभी खनिज पदार्थों की ही देन है या खनिज पदार्थों से ही हमें प्राप्त होती है। अब इसमें सबसे जो मुख्य पार्ट है, यदि मानव समाज के पास धातुएं अन्य खनिज ना होते तो आज औद्योगिक उत्पादन में विकास बहुत कम होता। मतलब डेवलपमेंट तो होता लेकिन इतना डेवलपमेंट या इतना विकास नहीं हो पाता, क्योंकि आज जो महत्व इन खनिज पदार्थों का हमारे जीवन में है उससे पहले नहीं था, या उससे पहले मनुष्य को ज्ञान नहीं था। इस कारण हमारे जीवन में जो जितनी भी जो तरक्की वगैरह हुई थी या जो विकास वगैरह हुआ था वह रुका हुआ था। प्राचीन समय में जब मनुष्य धातुओं व शक्ति के साधनों से परिचित न था तो पत्थर व अन्य कठोर वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करता था। पहले जब इंसान जानकार नहीं था या किस तरीके से उसे अपना हथियार बनाना है या किस तरीके से किन धातुओं का उपयोग करना है, तो इसके लिए उसने अलग अलग औजारों का उपयोग किया, और फिर आज वही औजार जो है उनका एक नया रूप लेकर हमारे सामने है, और कृषि में ले लें या हमारे उद्योग धंधों में ले लें, वह हमारी मदद कर रहे हैं। कालांतर में उसे लोहा व कोयला की पहचान व उपयोगिता का ज्ञान हुआ। बाद में सबसे पहले उसे लोहे का ज्ञान हुआ, किस तरीके से वह लोहे का उपयोग करेगा। लोहा भी एक धातु है और खनिज पदार्थ में ही आता है। कोयला वगैरह हो गया, उसने आग वगैरह जलाना सीखा जिससे कोयले वगैरह पैदा हुए, और साथ ही साथ उनके पहचान व उपयोगिता, इनके क्या उपयोग है, किस तरीके से वह इनका उपयोग कर सकता है, यह उसने सीखा। तो आज हमारे देश में खनिज पदार्थ अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, और आवश्यक जो खनिज पदार्थ हैं वो हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं, ताकि वहां पर जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होती है वे अपना दैनिक जीवन सुचारू रूप से चला सकें। अब खनिज पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा आपका धात्विक खनिज, जिनमें धातुएं वगैरह आती हैं, वे सारे धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि लोह धातुएं हैं। अलोह धातुएं, जो लोह धातुएं होती हैं जिनमें लोहे का तत्व पाया जाता है, लोहे के गुण पाए जाते हैं, वे हमारी लोह धातुएं कहलाती हैं। जैसे वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में, जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा वगैरह, ये सारी जितनी भी धातुएं हैं, ये जिन खनिज पदार्थों में पाई जाती हैं वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। और इनमें लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि, इनमें लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें लोह धातुएं कहते हैं। और अलोह धातुएं वे हैं जैसे तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन, जस्ता और बॉक्साइट। इसमें ये सारी जो हैं ये सारी हमारी अलोह धातुएं हैं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं। इसी में दूसरा जो प्रकार है इसका खनिज का, वह होता है अधात्विक खनिज। अभी अपन ने पढ़ा है धात्विक खनिज, जिनमें लोह धातुएं और अलोह धातुएं दो प्रकार के होते हैं, और दूसरा इसका जो मेन भाग है वह है हमारा अधात्विक खनिज, जिसमें धातुएं नहीं होती हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु नहीं पाई जाती है, जैसे हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक, जिप्सम और चूने का पत्थर आदि, ये हमारे अधात्विक खनिज में
आते हैं। भारत में खनिज संपदा का सुरक्षित भंडार है। हमारे देश में प्राय सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि उसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर खनिज पदार्थ अत्यंत बहुतायत में मिलते हैं, यानी कि एक तरीके से वह खनिज की खान है, तो इसलिए उसे विश्व का खनिज का आश्चर्य भी कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। बच्चों में इसमें आपको जो जो आपकी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वही मेन पॉइंट में लेके चल रहा हूँ। लेसन बहुत लेंदी हो जाएगा अगर हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है या ये टॉपिक हमारे नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए ज़रूरी, वही हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इसी में अगला पॉइंट मैं लेने वाला हूँ लोहा अयस्क। लोहा अयस्क वे अयस्क जो हमें लोहे से प्राप्त होते हैं, लोहे अयस्क कहलाते हैं। देखिए, आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार लोहा है। संसार के लोहा उत्पादक देशों में भारत का 8वां स्थान है, यानी कि जो संसार है पूरे विश्व में जो लोहे का जो उत्पादन किया जाता है उसमें भारत का स्थान 8वां है, परंतु उत्कृष्ट लोहे की प्राप्ति में भारत का स्थान दूसरा है। उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छा लोहा हमारे भारत में ही पाया जाता है, और वह हमारा जो भारत देश है यह उत्कृष्ट लोहे में, सबसे अच्छे लोहे में जो है दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर आता है। लोहा अब 4 प्रकार का होता है। इसमें हो जाएगा पहला हेमेटाइट, दूसरा हो जाएगा मैग्नेटाइट, तीसरा हो जाएगा लिमोनाइट और चौथा हो जाएगा साइडेराइट। तो ये 4 प्रकार के लोहे हमारे यहाँ भारत में पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा हेमेटाइट। लाल एवं ये जो हेमेटाइट लोहा होता है यह लाल और भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% होता है, यानी कि इसमें जो लोह धातु रहती है वो लगभग 60 से 70% रहती है। यह सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है। बाकी जो 30 से 40% है इसमें अन्य धातुएं मिली हुई होती हैं या इनका मिश्रण होता है। यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। भारत में अधिकांश लोहा इसी किस्म का मिलता है। यह जलज शैलों में पाया जाता है। जलज शैलों यानी कि जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पर उन शैलों में, जिन शैलों में या जैसे हम जमीन की खुदाई वगैरह करते हैं तो जहाँ पर पानी की मात्रा मिलती है हमें, वहीं पर यह लोहा हेमेटाइट लोहा जो है हमें धरती से प्राप्त होता है। ये लाल और भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट अगला है हमारा मैग्नेटाइट। काले रंग का चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड है। देखिए, यह जो लोहा होता है यह काले रंग का होता है, चुंबकीय लोहे। चुंबक हमने देखा ही है कि लोहे का एक तरीके से बदला हुआ रूप है जो कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरीके से यह चुंबक का क्या, चुंबकीय जो लोहा होता है उसका क्या है, ऑक्साइड है। ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण इसको चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। इसमें धातु का अंश 72%, यानी कि यह इसमें जो लोह धातु रहती है हेमेटाइट में 60 से 70% रहती है और इसमें लगभग 72% लोहा पाया जाता है। यह आग्नेय शैलों में पाया जाता है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक में मिलता है। यह यहाँ पर यह राज्य का नाम बताया गया है जिसमें यह लोहा पाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में मैग्नेटाइट का लोहा जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। थर्ड नंबर हमने 2 पढ़े हैं। लोहे 4 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। तो उसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं। हेमेटाइट यानी कि लाल और भूरे रंग का होता है और 60 से 70% इसमें धातु होता है, यानी कि लोहा होता है। और मैग्नेटाइट में होता है लगभग 72% जो कि काले रंग का होता है। अगला है हमारा लिमोनाइट। लिमोनाइट जो लोहा है ऑक्सीजन, पानी व लोहे के मिश्रण से बनता है। इसमें 40 से 60% तक लोहा होता है। इसका रंग पीला होता है और अवसादी शैलों में यह पाया जाता है। हमारे धरती के नीचे जो अवसादी शैलें हैं वहां पर यह पाया जाता है। और इसमें लोहे का जो मिश्रण है, जो लोह धातु है, वह लगभग 40 से 60% तक पाया जाता है। इसमें यानी कि हम अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें लोहे की सबसे अधिक मात्रा मैग्नेटाइट में, फिर उसके बाद हेमेटाइट में और उसके बाद अंत में जो है लिमोनाइट का नाम आता है। अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिडेराइट। उसे आयरन कार्बोनेट कहते हैं। ये जो आयरन कार्बोनेट मतलब कैल्शियम के इसमें कार्बोनेट के गुण मिले हुए रहते हैं, इसीलिए इसे आयरन कार्बोनेट कहते हैं। यह लोहे तथा कार्बन के मिश्रण से बनता है। लोहा और कार्बन के मिश्रण से बनता है। इसका रंग भूरा होता है और इसमें धातु का अंश 10 से 48% तक होता है। यानी कि जो हमारा जो सिडेराइट लोहा होता है यह लगभग एक तरीके से सबसे कम मात्रा में लोहा इसमें पाया जाता है। 10 से 48% तक ही शुद्ध लोहा इसमें पाया जाता है। तो सबसे अच्छा लोहा जो अगर हम लोग मानेंगे तो वो हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइट। उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा हमारा हेमेटाइट, थर्ड नंबर आएगा हमारा लिमोनाइट और फोर्थ और लास्ट नंबर पर आएगा हमारा सिडेराइट, अगर प्रतिशत के हिसाब से इसको देखें तो।
भारत में लोहे की खदानों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ खदानों, लोहे की खदानें दी गई हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं वहाँ पर ये बताया गया है। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हमारे भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर यह पाया जाता है। झारखंड राज्य के सिंह भूमि की प्रसिद्ध लोहा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झारखंड राज्य के सिंह भूमि की प्रसिद्ध लोहा खदानें, ये झारखंड में अधिकतर लोहा पाया जाता है। जो खदानों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, मनोहरपुर, पाशिराबुरु, बुड़ाबुरु, गुवा और नोआ मांडू है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी, सलाईपट तथा बादाम पहाड़ की खदानें प्रमुख है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर अधिकतर मात्रा में लोहा पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर लोहे की खदानें मौजूद हैं। मध्य भारत क्षेत्र दूसरा हो जाएगा आपका मध्य भारत क्षेत्र, जहां पर लोहा पाया जाता है। इस क्षेत्र में गोवा, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर और महाराष्ट्र के चांदा तथा रत्नागिरी जिलों में लोहे के भंडार हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, ये जो 3 जिले हैं यहाँ पर लोहा अयस्क पाया जाता है या लोहे की खदानें हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की दल्ली एवं राजहरा और बस्तर की बेलाडीला और राव घाट की खदानें प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र, उदयपुर व भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बूंदी जिलों में भी लोहे की खदानें हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा जो पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय है, द्वीपों का जो समूह होता है, वहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो कर्नाटक के चिकमंगलूर, बल्लारी, उत्तर कन्नड़ तथा चित्रदुर्ग जिलों में, तमिलनाडु के सेलम, तिरुचिरापल्ली तथा दक्षिणी अर्काड जिलों में तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कुर्नूल तथा नेल्लोर जिलों में लोहे की खदानें पाई जाती हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे मैंगनीज अयस्क। मैंगनीज का उपयोग अनेक वस्तुओं में होने के कारण इसे जैक ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 19% मैंगनीज यहाँ निकाला जाता है। जिस धातु में मैंगनीज व लोहा दोनों अधिक मात्रा में मिश्रित रहते हैं उसे मैंगनीज लोहा अयस्क कहते हैं। 5% से कम मैंगनीज के अंश होने पर लोहा अयस्क कहलाता है। यानी कि जिस धातु में, जिस मैंगनीज में मैंगनीज जो है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है और लोहा अयस्क अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, उसे हम मैंगनीज अयस्क कहते हैं, मैंगनीज लोहा अयस्क कहते हैं। अधिकांश मैंगनीज का उपयोग लोहा या इस्पात उद्योग में होता है। इसके मिश्रण से इस्पात मजबूत हो जाता है और मैंगनीज का उपयोग शीशे को साफ करने के लिए, रंगने तथा सूखी बैटरी बनाने तथा प्लास्टिक, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य रासायनिक पदार्थों को तैयार करने में भी होता है। भारत में मैंगनीज अयस्क की खदानों को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभ्रक। यह पुरानी कायांतरित शैलों में पाया जाता है। यह परतदार, हल्का तथा चमकीला होता है। यह गर्मी तथा बिजली के लिए कुचालक होती है। मतलब अभ्रक में हम विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। बहुत से उद्योगों में इसका उपयोग होता है, जैसे औषधि बनाने में, बिजली के संचालन में, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर परिवहन आदि उद्योग में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। विश्व का 26% अभ्रक भारत से ही प्राप्त होता है। मतलब पूरे विश्व में जो है अभ्रक के उत्पादन में भारत दूसरा है और विश्व का जो 26% अभ्रक है वो भारत से ही आयात या निर्यात किया जाता है। भारत में अभ्रक मुख्यतः बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों से प्राप्त होता है। भारत का 60% अभ्रक बिहार और झारखंड से प्राप्त होता है। गया, मुंगेर व हजारीबाग जिले में अभ्रक की खदानें हैं। बिहार का अभ्रक स्वच्छता एवं सफेदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब सबसे साफ और स्वच्छ अभ्रक जो होता है वह बिहार में पाया जाता है, इसीलिए बिहार के अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं। तमिलनाडु में अभ्रक नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर और सलेम जिलों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर, विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में अभ्रक पाया जाता है। यहाँ का अभ्रक हरे रंग का होता है और शीघ्र पहचान में आ जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर तथा अजमेर में अभ्रक मिलता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, छत्तीसगढ़ के बस्तर, कर्नाटक के हासन तथा केरल के पुन्नालूर जिले में अभ्रक पाया जाता है। इसके अलावा हरियाणा के नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ व गुड़गांव तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भी अभ्रक पाया जाता है। तो ये सभी जिले हैं जहां पर अभ्रक बहुतायत में मिलता है। तांबा अयस्क। तांबा कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसके साथ चांदी, टीन, सीसा, सोना आदि धातुएं भी मिली रहती है। शुष्क तांबा बहुत लचीला होता है। यह लाल भूरे रंग का होता है। यह बिजली का उत्तम सुचालक तथा घिसावट को रोकता है।
तांबे में बिजली का उत्तम सुचालक होता है, यानी कि जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो बहुत आसानी से और बहुत ही सुगम तरीके से हो सकती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वायर या कुछ कोई भी आइटम वगैरह बनाया जाता है, कोई भी उपकरण वगैरह बिजली का बनाया जाता है, तो उसमें तांबे के तार का अधिकतर उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में भी तांबे के तार का उपयोग करके ही लाइन बिछाई जाती है। तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाने पर एक नई धातु तैयार हो जाती है, इसीलिए तांबा खनिजों में कुंजी धातु कहलाती है। जैसे अगर हम तांबे में जस्ते को मिला दें तो पीतल धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से तांबा में अगर हम रांगा मिला देंगे तो ये कांसा धातु जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और तांबा और सोना दोनों को अगर हम मिला दें तो इससे बल्लित सोना तैयार हो जाएगा, जिसे हम रोल्ड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। रोल्ड गोल्ड यानी कि जो समय के साथ उसके द्वारा जो जेवर या उपकरण वगैरह या गहने वगैरह बनाए गए हैं उसमें कोई फर्क नहीं आता है। वे जैसे रहते हैं बनावट के समय, वे जैसे थे, आगे आने वाले समय में भी वे वैसे ही रहते हैं। विश्व के तांबा उत्पादन में देशों में भारत का तीसरा स्थान है। भारत के तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में झारखंड की सिंहभूमि, राजस्थान का अलवर झुंझुनू, बांसवाड़ा, झालावाड़, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, तेलंगाना, सिक्किम, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, उत्तराखंड का गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून, हिमाचल का कुमाऊं एवं कांगड़ा घाटी में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला प्रमुख है, जहां पर तांबा अयस्क जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट एक अधातु खनिज है। इससे एल्यूमिनियम तैयार होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तैयार होता है। बच्चों याद रखना के भंडार में भारत का प्रमुख विश्व के भंडार में भारत का प्रमुख स्थान है, परंतु उत्पादन में देश का स्थान 9वां है। भंडार में तो भारत का प्रमुख स्थान है, लेकिन जब उत्पादन होता है तो वहां पर भारत देश जो है 9वें स्थान पर आ जाता है। भारत में बॉक्साइट झारखंड के रांची, पलामू, मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर, मंडला, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, थाने, बीड, रत्नागिरी, सतारा व कोलाबा, तमिलनाडु के सलेम, उत्तर प्रदेश के बांदा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में मिलता है। सोना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। सोना यानी कि जिसे हम गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। यह एक मूल्यवान खनिज है। यह सिक्के, आभूषण और औषधि निर्माण तथा रासायनिक उद्योगों के काम आता है। भारत में विश्व का केवल 2% सोना उत्पादन होता है, यानी कि जितना भी सोना पाया जाता है उसमें केवल 2% ही हमारे भारत देश में उत्पादित होता है। भारत में सोना प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं, स्वर्णकारी शैलें तथा जलोढ़ शैलें। कर्नाटक के कोलार जिले में स्वर्ण गारवाड़ शैलों में मिलता है। यहाँ कोलार की खदान प्रमुख है। यह संसार की अत्यधिक गहरी खदानों में से एक है। इस खान की गहराई 2736 मीटर है। भारत का 99% सोना कोलार की खदान से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी तथा तमिलनाडु के वाइनाइट यानी नीलगिरी एवं सेलम में भी स्वर्णकारी शैलें पाई जाती हैं। झारखंड के सुवर्ण रेखा तथा अरुणाचल प्रदेश के सुबानश्री नदी की रेत से जलोढ़ सोना मिलता है। हीरा, डायमंड जिसे हम कहते हैं, यह एक अत्यंत मूल्यवान खनिज है। इसकी खुदाई संसार में सर्वप्रथम भारत में हुई थी। भारत का कोहिनूर हीरा विश्वविख्यात है। भारत में हीरे की खदानें मुख्यतः मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना और छतरपुर जिलों में हैं। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह पहला है, क्योंकि पन्ना में हीरे की खानें पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, गुंटूर, कड़प्पा, कुर्नूल, कृष्णा, गोदावरी जनपदों, कर्नाटक के बेल्लरी जनपद में भी हीरा पाया जाता है। महाराष्ट्र में चांदा, उड़ीसा में संबलपुर तथा उत्तर प्रदेश में बांदा और मिर्जापुर जिलों में भी हीरा मिलता है। चांदी, चूने के पत्थर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, इल्मेनाइट, जिप्सम, जस्ता, क्योनोनाइट, मोनोजाइट, नमक, सीसा आदि भारत के अन्य खनिज पदार्थ हैं। खनिज प्रकृति के अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं। उनकी मात्रा सीमित है। मनुष्य विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है। इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम 21वीं शताब्दी के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमी दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। वहीं इसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु बचाने की आवश्यकता है। यानी कि आज जो हमारा खनिज पदार्थ हमें मिल रहा है, अगर हम इसका लगातार उपयोग करते जाएंगे तो यह इनकी जो मात्रा है वह लगभग धरती या पृथ्वी से समाप्त ही हो जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को यह खनिज पदार्थ केवल चित्रों में ही देखने को मिलेंगे। वह इन्हें वास्तविक रूप में नहीं पा सकेंगे।
खनिज पदार्थों का संरक्षण। हम खनिज पदार्थों को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं? हम खनिज पदार्थों का संरक्षण हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। पहला पॉइंट, प्रत्येक राष्ट्र यह समझे कि प्रकृति की संपदा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, इसलिए आर्थिक विकास की दौड़ में खनिज पदार्थों का दोहन सीमित कर दे, जिससे मानव व प्रकृति का संतुलन बना रहे, प्रतिस्पर्धा के कारण मानवीय गुणों का ह्रास न हो और विश्व बंधुत्व की भावना रखकर हर देश खनिजों के वैकल्पिक साधन को तलाशे। मतलब खनिजों का उपयोग कम से कम करें, सीमित मात्रा में करें, और इसके अलावा साथ ही साथ कि इस खनिज का कोई और दूसरा एक सब्स्टिट्यूट खोजा जाए या खोज की जाए कि अगर मान लीजिए किसी दिन अगर विश्व में या धरती में से पृथ्वी में से खनिज पदार्थ अगर समाप्त भी हो जाए तो इनके स्थान पर हम किन्हीं दूसरे पदार्थों का उपयोग करके इसकी कमी को पूरा कर सकें। वातावरण प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बंद किया जाना चाहिए, खनिज पदार्थों के विकल्प की खोज की जानी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र हर देश द्वारा खनिज पदार्थों के दोहन एवं उपयोग पर निगरानी रखे, जिससे कि इनका सीमित मात्रा में उपयोग हो। और आज के लिए तो हम खनिज पदार्थों को बचाएं ही, साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी खनिज पदार्थ हमारे धरती में बचे रहें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शक्ति के साधन, प्रकार, वितरण, उपयोग एवं उनका संरक्षण। मानव क्रियाशील प्राणी है, प्रत्येक क्रिया को करने हेतु शक्ति का उपयोग करता है। प्राचीन काल में मानव की क्रियाएं सीमित थी। सभ्यता के विकास के साथ साथ उसने क्रमशः पशु शक्ति, लकड़ी, वायु शक्ति एवं जल प्रवाह शक्ति का उपयोग आरंभ किया। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का समय है, जिसमें मशीनों का संचालन एवं परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति में कोयला, खनिज तेल एवं विद्युत शक्ति साधन आधारभूत संसाधन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। इन शक्ति साधनों की उपलब्धता और उपयोग दोनों ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु शक्ति के जिन स्रोतों का उपयोग करता है वे शक्ति के साधन कहलाते हैं। प्रकृति के आधार पर शक्ति के साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा क्षयशील साधन, दूसरा हो गया नव्यकरणीय साधन। क्षयशील साधन वे हैं जो कि भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं तथा उपयोग के साथ समाप्त हो रहे हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। नव्यकरणीय संसाधन वे हैं जिनके समाप्त होने का भय नहीं है, जैसे विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर शक्ति आदि। अब हम पढ़ेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जो ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं वे कौन कौन से होते हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत, ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और दूसरा पॉइंट आएगा हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसमें आएगी हमारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। फर्स्ट नंबर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोयला। कोयला आधुनिक औद्योगिकीकरण के कारण शुभारंभ में विकास का श्रेय कोयला को है। कोयला को उद्योग धंधों की जननी कहा जाता है। कोयले का निर्माण वनस्पतियों के विघटन से हुआ है। कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, राख इत्यादि तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। यह अवसादी चट्टानों में